Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the RNS nomenclature system or RNS configuration that is a part of optical isomerism. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आपके आते ही हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बेस हो या सब्जेक्टिव बेस हो। फ्रिक्वेंटली आपके जीपेट हो, नाइपर हो, नीट हो, सीएसआर नेट हो, इनमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं आरएनएस नोमेनक्लेचर के बारे में या आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जो कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So RNS configuration, that is a absolute configuration. And what do you mean about the absolute configuration? Means actual three-dimension arrangement of the atoms or group in a chiral centers. तो chiral centers पे chiral कार्बन पे आपके जो भी एटम्स जिससे वो अटैच्ड हुए हैं उनका एक्चुअल 3D अरेंजमेंट को ही हम एक तरीके से एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जो कि आपके हम इसको आरएनएस सिस्टम से डिनोट करेंगे, हम सीखेंगे। तो बेसिकली ये जो आरएनएस सिस्टम है, नॉमेनक्लेचर है, उसको साइंटिस्ट कान इनगोल्ड एंड प्रीलोग ने दिया था, इसीलिए हम इसको कान इनगोल्ड प्रीलोग सिस्टम भी बोलते हैं, जिन्होंने प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करने के लिए कुछ रूल्स दिए थे, जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंसिंग रूल्स और सीक्वेंस रूल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर एटम और मॉलिक्यूल्स। तो हम बात करें हम आर सिस्टम की, तो आर का मतलब होता है रेक्टस, एस का मतलब होता है सिनिस्टर, आर फॉर राइट, एस फॉर लेफ्ट, ठीक है। तो इस आर सिस्टम को नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्यों किया गया, पहले हम समझते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो पीपीएल को रोटेट कर सकते हैं आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज करेगा वो डेस्ट्रो है, प्लस साइन से डिनोट करते हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज करेगा वो आपके लियो है, जो कि माइनस साइन से डिनोट करते हैं। लेकिन हम उसको बिना पोलरीमीटर की हेल्प से उसको आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते कि ये डेक्स्ट्रो है या लियो है, तो इसलिए बहुत सारे नाम दिया गया है आपका डेक्स्ट्रो, लियो, या फिर कैपिटल डी, कैपिटल एल, या फिर आर एंड एस। तो आज हम सीखेंगे आर एन एस के बारे में, जो एक्चुअल में उसकी रोटेशन को नहीं बताता। आर एन एस आपके डेक्स्ट्रो और लियो को डिफाइन नहीं करता, ये केवल जो इसमें स्पेस में जो आपके 3D स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स का एटम का अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को ही शो करता है। ठीक, क्लियर, ओके। अब आते हैं इसके सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली आर एन एस सिस्टम जो है आपके फिशर प्रोजेक्शन में हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम डेस और वेजेस फॉर्म में भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको भी हम सीखेंगे। मैगजीन बुक्स में जो है आपके फिशर प्रोजेक्शन से ही आपको सिखाया गया है, लेकिन हम वेजेस और डेसेस में भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले है इसका जो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं। पहला जो कंडीशंस हैं वो आपको करना पड़ेगा, सेट द प्रायोरिटी ऑर्डर। जो भी इस कायरल सेंटर्स में, ये आपके कायरल सेंटर्स है, इस कायरल सेंटर्स में जो भी आपके एलिमेंट्स हो, कंपाउंड्स हो, एटम हो, जो कि अटैच्ड हुए हैं, ठीक है, उस अटैच्ड हुए कंपाउंड्स की प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना 1 2 3 4। और ये सेट करने का जो रूल्स हैं वो बहुत ही बड़ा है, हम उसको सीखेंगे 1 बाय 1। तो पहले हम क्या करेंगे, इनमें प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करेंगे। सपोज हम मान लेते हैं जैसे कि बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास, सब हम करते हैं, हम सीखेंगे 1 बाय 1 रूल्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ही बड़ा ये आपका लेक्चर होने वाला है थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले हम सेट करेंगे, तो सेट जैसे कि हम मान लो इसके हिसाब से करें, तो हम ए बी सी डी है, तो ए को हम हाई करते हैं और आपके जो बी सी डी को हम लो करते जाएंगे। तो इसके केस में क्या होगा, सपोज ये आपका ए है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। इसके केस में देखेंगे तो ये 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा और ये आपका 4 होगा, ठीक है। तो पहला हमारा काम यह रहेगा प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना। वो कैसे करते हैं हम एग्जांपल में देखते जाएंगे और सीखते जाएंगे। सेकेंड काम है, वी शुड बी चेक दैट लोएस्ट प्रायोरिटी एटम और ग्रुप शुड बी प्रेजेंट इन द वर्टिकल बॉन्ड। हमको ये चेक करना है कि जो भी लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है, जो नंबर 4 है, क्योंकि हम बात करेंगे कायरल सेंटर्स की, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, मीन्स 4 अलग अलग कंपाउंड से एटम से सेटिस्फाइड होगा। तो आपके वो हमको देखना ये है कि जो लोएस्ट वाला है वो हमेशा, जो नंबर 4 होगा वो हमेशा आपके वर्टिकल बॉन्ड्स पे होना चाहिए। अब वो बिलो हो या एबव हो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या करना है हम सीखेंगे बाद में।
ठीक है, उसका हम करेंगे इंटरचेंज करेंगे, डबल इंटरचेंज करेंगे, जो हम पिछले वीडियो में जो हम डी और एल में बात कर रहे थे उसी को हम आगे आज पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रोटेशन। हम उसको रोटेट करना है 1 2 3 में, 1 2 2 2 2 3। ठीक है, अब इस रोटेशन के लिए अगर हमको 4 को, यू कैन क्रॉस द 4, 4 को क्रॉस करना पड़े तो हम क्रॉस कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है, तो जैसे कि हम मूव करते हैं इस केस में, तो हमने किया मूव 1 2 2 और 2 2 3। इसमें हम करेंगे 1 2 2 और 2 2 3। तो इस केस में 4 को हम क्रॉस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर करना पड़े तो। और 4 जो है वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। अगर जो रोटेशन है जो आपका 1 से लेकर 3 जब मूव करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, हम जब मूव करेंगे तो अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज होगा, तब वो उसका जो केएल सेंटर से वो आपके आर कॉन्फ़िगरेशन का होगा, जिसको बोलते हैं रेक्टस। तो ये जो कंपाउंड्स हैं वो होंगे आपके आर कॉन्फ़िगरेशन के। अगर उसका जो रोटेशन है अगर वो एंटी क्लॉक हुआ तो वो होगा आपका एस, जिसको हम बोलते हैं सिनिस्टर या लेफ्ट साइड, क्योंकि ये आपका लेफ्ट साइड की मूव कर रहा है या आपका राइट साइड की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इसको आर एन एस सिस्टम। ठीक है, तो आपको हमेशा इन 3 कंडीशंस को फॉलो करना है। ठीक है, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी जो है नहीं होगा उस केस में क्या करना है हम बात करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स में, और हर एक जो प्रायोरिटी ऑर्डर्स के सीक्वेंसिंग रूल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हो गया, चलिए अब ये कंपाउंड जो भी दिखाई दे रहा है वो आपका एस कॉन्फ़िगरेशन है कि आपका आर कॉन्फ़िगरेशन है, वो हम सीखना है। तो पहला जो रूल ये कहता है प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करने के लिए, अब हम इसको ये बी आर सी एल आपका आई है एच है, हमको सेट करना है प्रायोरिटी ऑर्डर। तो जो पहला जो रूल नंबर 1 है, आप चाहे तो रूल्स को जो हैं आप इजली आपके बहल एंड बहल की बुक होगी, बहल एंड बहल की बुक में आपका दिया हुआ है, उसको आप नोट कर सकते हैं। हम केवल आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला ये रूल कहता है हाई एटॉमिक नंबर शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर। जिसकी भी आपके एटॉमिक नंबर हाई होगी मीन्स, ठीक है, तो रूल ये 1 ये कहता है हाईएस्ट एटॉमिक नंबर शुड गिव द प्रायोरिटी। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर मीन्स हम जो प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करेंगे रूल नंबर 1 हिसाब से, वो हम बेस होगा आपके एटॉमिक नंबर से। जिसकी भी एटॉमिक नंबर हाई होगी उसको हम 1 करेंगे, जो लोएस्ट होगी उसको हम 4 करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि हम जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर आपका आई का सबसे हाई होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर हाइड्रोजन का। तो इस केस में हम नंबर जब करेंगे तो ये होगा आपका 1, ये होगा आपका 2, ये होगा आपका 3, ये होगा आपका 4। ठीक है, हमने नंबरिंग कर ली, सेट कर ली प्रायोरिटी ऑर्डर। अब देखेंगे कि क्या आपका जो लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है वो वर्टिकल लाइन पे है क्या? हाँ है, क्लियर। अब हम करेंगे रोटेशन 1 2 3। ठीक है, तो इसमें मूव करेंगे तो ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मूवमेंट कैसा होगा? इस तरीके से होगा। तो फिर देखेंगे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है मतलब क्या होगा? एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब अगर हम इसका मिरर इमेज करेंगे, क्योंकि हम जब बोल रहे थे कि आपका जो भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होगा जिसमें 1 केएल सेंटर्स होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, तो कहीं ना कहीं उसका एक मिरर इमेज होगा। जैसे कि उसमें लियो था तो डेस्ट्रो होगा, आपका डेस्ट्रो है तो लियो होगा, डी है तो एल है। तो इसमें भी आपका अगर एस है तो इसका भी एक आर आपका इनसेमर जैसे होगा, वो एक तरीके से इसका भी कॉम्प्लिकेशन मतलब मिरर इमेज होगा। जिसका मिरर इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसा होगा ये? तो इस तरह से मिरर इमेज होगा। इसलिए हमेशा ENZ होता है, आपका RNS होता है, DNL होता है, डेक्स्ट्रो एंड लियो होता है, प्लस एंड माइनस होता है, क्योंकि वो इनेंशियोमर्स हैं। इसका जो मिरर इमेज है वो हमेशा एस होगा। तो जिसका भी आप बात करें इनेंशियोमर्स की, तो अगर एक इनेंशियोमर आपका R है तो सेकेंड उसका मिरर इमेज जो होगा वो क्या होगा? एस होगा। डेक्स्ट्रो होगा तो लियो होगा, डी होगा तो एल होगा। क्लियर है? अब आते हैं अगर ये वर्टिकल लाइन पे नहीं हुआ तो क्या करना है, वो हम देख लेते हैं रूल नंबर 1 के हिसाब से ही, क्योंकि सभी जो वर्टिकल लाइन वाला जो केस है वो होना ही चाहिए। अगर वर्टिकल लाइन नहीं हुआ आपका जो लोएस्ट एटम, तो कहीं ना कहीं आपके सारे रूल्स में ये फॉलो होगा। वर्टिकल लाइन नहीं हुआ तो क्या करना है आपको?
चलिए सपोज अब कंपाउंड है आपका ये, यहाँ पे H है, I है, Ca और Br है। अब पहला रूल ये है कि हमको ये कंडीशन ये है कि हमको इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है। तो हम देखेंगे कि इसमें एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, एक एटम जुड़ा हुआ है, तो हम बेस ऑन द एटॉमिक नंबर के बेस पे करेंगे। तो सेम आपका जो I है वो 1 होगा, Br 2 होगा और Cl 3 होगा और H 4 होगा। ठीक है, तो पहला अब देखते हैं सेकेंड रूल ये था कि हमको एज जो है वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। क्या इसमें है? इसमें नहीं है। तो इसमें अब दो थ्योरी काम आएगी। एक थ्योरी ये है कि अगर हम इस पर डबल इंटरचेंज करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। डबल इंटरचेंज करने के बाद अगर आंसर आर आता है तो ये आर होगा, आंसर एस आता है तो एस होगा। एक थ्योरी अपनी है जो कॉन्सेप्चुअल है, जो ट्रिकी है, जो लोग बताते हैं उसके हिसाब से ये है कि इसमें जो भी आंसर आएगा, इसमें मूव करेंगे 1 2 3, इसमें जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा आंसर होगा। सपोज इसमें हम मूव करेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मूवमेंट क्या होगा? ये इसका मूवमेंट होगा 1 2 3। ये क्या है? ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज से क्या होता है? आंसर आर होता है। तो आर होता है, इसका मतलब क्या होगा इसका आंसर? क्योंकि आपका ये वर्टिकल लाइन पे नहीं है इसलिए ये आपका एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब चेक करते हैं कि क्या डबल इंटरचेंज करने के बाद एस आता है क्या। अब इस रिलेशन को फिलहाल भूल जाइए, क्योंकि ये अगर आप क्लॉकवाइज दिखोगे तो हमेशा आपको आर आर याद आएगा। इसका आंसर एस होना चाहिए। ठीक, थ्योरी के हिसाब से हमने कहा अगर आंसर आर आया, अगर वर्टिकल पे नहीं है तब आंसर आर आया तो वो एस होगा, आंसर एस आया तो वो आर होगा। अब करते हैं इंटरचेंज। फर्स्ट इंटरचेंज या ऑड इंटरचेंज में आपका हम क्या करेंगे, जो भी एच है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है, उसको हम वर्टिकल लाइन में लाने की कोशिश करेंगे। तो या तो हम इंटरचेंज यहाँ करेंगे, कहीं भी कर सकते हो आप, दोनों ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर करते हैं इंटरचेंज यहाँ पे। ठीक है, हमने जब फर्स्ट इंटरचेंज किया आई और एच को रिप्लेस कर दिया तो एच इधर आ गया, आई इधर आ गया। इसका जो भी आंसर आएगा ये 1 2 3, ये क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो क्या होगा? आर। तो आर का उल्टा एस होना चाहिए, ये एस ही होगा। क्लियर है? एक थ्योरी हो गया सेम। अब करते हैं सेकेंड इंटरचेंज। सेकेंड इंटरचेंज करने के बाद जो भी आंसर आपका आएगा वो आंसर आपका एस होना चाहिए हमारी थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, तो अब इंटरचेंज कहाँ पे करें? तो आपकी मर्जी, कहीं भी कर सकते हो। इंटरचेंज करना है आपको, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, या फिर इनके बीच में कर सकते हो। हम तीनों ट्राई करते हैं क्या आंसर आएगा। पहले करते हैं हम लोग इंटरचेंज इनके बीच में। ठीक, हमने कर दिया इंटरचेंज, सेकेंड इंटरचेंज सी और आई के बीच में। तो आई यहाँ आ गया, सेल यहाँ आ गया, तो 1 2 3 क्या रोटेशन है? एंटी क्लॉक। तो क्या होगा आंसर? एस। एस है। क्लियर? अब बोलोगे सर कि हम चेंज जो है हम इसको नहीं करते हैं, हम इनको कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड इंटरचेंज में हम सपोज हमने इसको नहीं किया, हमने कर दिया इंटरचेंज सी एल और बी आर के बीच में। इसको टच नहीं करना है, एच को लाना था हमको वर्टिकल पे, वर्टिकल में आ गया है। ठीक है, देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, हमने कर दिया सी और बी आर के बीच में इंटरचेंज। तो अब आई 1 बी आर 2 और ये 3 है ना। देखिए मूवमेंट कैसा है? एंटी क्लॉक है। तो क्या होगा? एस। क्लियर है ना? ठीक है सर, आप हम इसको भी कर देते हैं चेंज। जरूरी नहीं है कोई करना, आप कोई भी कर सकते हो डबल इंटरचेंज। पहला इंटरचेंज आप करोगे कि आपको वर्टिकल पे लाना है, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाओ। सेकेंड इंटरचेंज में करना करोगे कुछ भी। ठीक है, ठीक है, तो हमने इंटरचेंज किया सेकेंड इंटरचेंज आई और बी आर के बीच में। तो आई चला गया नीचे, बी आर चला गया ऊपर। तो 1 2 और 3 मूवमेंट करेंगे, रोटेशन करेंगे, तो क्या होगा? 1 2 3। क्या रोटेशन है? एंटी क्लॉक है, तो क्या होगा? एस। इसलिए हमने कहा था आप इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर ही देखिए रोटेशन। अगर ये रोटेशन जो है 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसका उल्टा एस होगा, अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो। ठीक है, समझ में आ गया कैसे होता है। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 2 की ओर। ये नोट कर लिए? हो गया? चलिए,
चलिए आते हैं हम रूल नंबर 2 पे। तो अगर हम देखते हैं इस कंपाउंड्स पे, इसमें CH3 है, हाइड्रोजनियम है, ड्यूटेरियम है, आपका टाइटेनियम है। तो एक तरीके से बात करें तो H, D और T तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है 111। एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो उस केस में पहले हमको देखना पड़ेगा प्रॉपर्टी और सेट करने के लिए कि आपका एटॉमिक नंबर किसका हाई है। तो एटॉमिक नंबर हाई किसका है आपका? कार्बन का, ऑब्वियसली। तो ये रख दिए कार्बन एटम। फिर देखते हैं सेकेंड में, इनके केस में इनका हाइड्रोजन D और T, HTD का तीनों का एटॉमिक नंबर एक है लेकिन एटॉमिक मास अलग है। तो उस केस में फर्स्ट वी शुड चेक द एटॉमिक नंबर देन एटॉमिक मास। तो हाई एटॉमिक मास शुड बी गिव द प्रायोरिटी। तो उसके बेस पे क्या होगा? T का, फिर D, फिर H। सिंपल है। उसके हिसाब से ही आपका ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 16 जो आइसोटॉप्स होते हैं। तो आइसोटॉप्स में हम एटॉमिक मास कंसिडर करेंगे, ना कि एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो उसके इसमें क्या होगा? ये आपका 1, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। सेकेंड कंडीशन था वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए लोएस्ट प्रायोरिटी, है क्या? है। फिर देखते हैं मूवमेंट 1, 2, 3। ठीक है, हमने मूव कर दिया तो क्या हो गया आंसर इसका? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आर कॉन्फिगरेशन। ठीक, क्लियर हो गया रूल नंबर 2। अब आते हैं हम रूल नंबर 3 की ओर। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ठीक, तो पहले क्या था? एटॉमिक अगर सेम एलिमेंट हुए तो आपका एटॉमिक नंबर देखेंगे। फिर था आपका सेकेंड रूल में एटॉमिक नंबर के बाद अगर सेम हुए तो एटॉमिक मास देखेंगे। अगर एटॉमिक मास जो आपके इस कायरल सेंटर से, कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, अगर वो भी सेम हुए तो हम देखते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, या उसकी जो नेक्स्ट जुड़ा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। सपोज एग्जाम्पल की बात करें, इसमें हम देखते हैं इसके केस में HCH3NH2। तो पहला क्या होगा? पहला जो एटॉमिक नंबर देखेंगे तो नंबर किसका हाई है? NH2 और N दोनों का हो सकता है, दोनों N का हाई होगा, फिर कार्बन का होगा, फिर आपका हाइड्रोजन का होगा। तो ये होगा आपका 4th, ये होगा आपका 3। अब इसमें 1 किसको करना है? देखते हैं, अगर N दो जगह सेम है तो N से अटैच्ड होने वाले सेकेंड एटम का क्या है? इसमें आपका क्या क्या है? इसमें एक आपका हाइड्रोजन है, एक आपका कार्बन है। इसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन है। तो जाहिर सी बात है आपको इसमें कार्बन है, तो नेक्स्ट एटम अगर बड़ा हो, नेक्स्ट एटम अगर एटॉमिक नंबर उसका हाई हो तो उसको हम कंसिडर करेंगे। तो फिर ये आपको क्या होगा? ये होगा आपका नंबर 1, ये होगा आपका नंबर 2। क्लियर है? ठीक, अब करेंगे मूवमेंट 1, 2, 3। तो 4 को हम क्रॉस कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये 1, 2 और 3 ये हमने क्रॉस कर दिया, मूव कर दिया। क्या हो गया? ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये होगा S। क्लियर है? तो लिख लीजिए। इस तरीके से, ठीक है। इफ अटैच्ड सेम एटम देन कंसीडर सेकेंड एटम। तो Nr2, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है। तो ये हाईएस्ट होगा, ये लोएस्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से हम ऑर्डर कर सकते हैं। देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। उसमें आपको देखेंगे क्या क्या होगा? आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन जुड़ा हुआ है इस पर। जैसे बात है, ऑक्सीजन सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला है, इसलिए हम 1 करते हैं। फिर नाइट्रोजन है, इसको 2 करते हैं। अब कार्बन है 3। कार्बन 2 जगह है, एक है आपका CH3, एक है आपका C2H5 या CH3CH2 या CH2CH3। ठीक है, जैसे बात है इसके केस में क्या होगा? आपका अगर उस पर ऑलरेडी RCH2 है, ये क्या है आपका CH2CH3, ये आपका CH3। तो ये बड़ा होगा, इसलिए आंसर जो है ये आपका 3 होगा और ये 4 होगा। अब करते हैं मूवमेंट 1 से लेकर 3 की ओर। तो ये 1, ये 2, ये 3 है। मूवमेंट कैसा होगा? इस तरीके से होगा। अब हमने यहाँ क्यों किया ऐसा क्यों किया? डैश डैश इसलिए किया क्योंकि इसमें जो लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है वो आपके वर्टिकल लाइन पे नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसका मतलब जो भी इसका आंसर आएगा उसका वो उल्टा होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप देख रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो आंसर एस होना चाहिए था, लेकिन ये वर्टिकल लाइन पे नहीं है, 4th पोजीशन, इसलिए आपका क्या होगा? आर होगा।
क्लियर? तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3। अब आते हैं रूल नंबर 4 की ओर, इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हो गया? चलिए चलिए अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 4 पे। इफ़ मल्टीपल बॉन्ड अटैच्ड इन द कायल सेंटर्स, कायल सेंटर्स पे अगर मल्टीपल बॉन्ड अटैच्ड होगा, सेम एलिमेंट अटैच्ड होंगे तो क्या करेंगे? जैसे कि इसमें देखेंगे इसमें कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो यहाँ और यहाँ पे दिक्कत नहीं है प्रॉपर्टी सेट करने की, ये आपका लार्ज है, ये स्मॉल है, क्लियर है। अब आते हैं इन दोनों के केस में कौन सा बड़ा होगा, इथिलीन होगा या ये होगा? तो इसके लिए हमको एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम सारे बॉन्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। कैसे करेंगे हम देखते हैं वन बाय वन। सपोज कि ये आपका CH3 है, सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, उसको अगर हम एक हाइपोथेटिकल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो हम हर एक बॉन्ड को एक्सपेंड करेंगे इस तरीके से, क्लियर है? ये CH है जो एक H जुड़ा है और 3 बॉन्ड इसके हम फैला दिए, तो एक जो है एक ये होगा कार्बन CH जिससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये दोनों बॉन्ड भी कार्बन से ही जुड़े हुए हैं, क्लियर? क्लियर है ना? और ये जो है, ये जो एटम है जो इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस समझ ये आपका हाइपोथेटिकल है, ये दोनों आपका हाइपोथेटिकल हैं, ये जो है मेन है, तो ये जो मेन वाला है, ठीक है, जो हाइपोथेटिकल है वो किससे जुड़ा होना चाहिए था बैलेंस करने के लिए? H3 से, इसको CH3 कर दो क्योंकि हाइपोथेटिकल है, लेकिन इसको बैलेंस हम इसी से करेंगे क्योंकि ये जो है वो इसी कंपाउंड से ही जुड़ा हुआ है 3 बार, इसलिए ये हमेशा किससे, आपके और दो कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइपोथेटिकल, और इसको क्या करेंगे बैलेंस CH3 से। इस तरीके से, तो इसमें हम जो है ये दो चीज़ें हैं, आपका मेन है, ये जो स्ट्रक्चर है वो हाइपोथेटिकल है क्योंकि देखिए ये एक बॉन्ड ये वाला जुड़ा हुआ है CH से, जोड़ दिया, ये बॉन्ड हमने एक्सपेंड कर दिया हाइपोथेटिकली, हम जोड़ दिया C से इसको बैलेंस कर दिया H3 से, ठीक है, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल है। इसमें भी सेम, ये जो है जुड़ा हुआ है इससे, हमने ये लिख दिया है, और इसको हम करेंगे सेम, ये जुड़ा हुआ है, और ये जो दो बॉन्ड हैं इसका हमने कर दिया हाइपोथेटिकली, ठीक। अब करते हैं बेंजीन का। ठीक है, अब बेंजीन को एक्सपेंड करते हैं, तो बेंजीन से ये जुड़ा हुआ है इससे। अब देखिए इस पोजीशन पे आपके इस पे पूरा कम्प्लीटली आपके जितने भी हैं, ठीक है, सभी बॉन्ड को हमने एक्सपेंड कर दिया इस तरीके से। एक्सपेंड करने के बाद हम सारे सिम की ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कार्बन जोड़ दिए, हम इसे से एक्सपेंड कर देंगे। अब देखते हैं कि पहला जो एटम है वो जुड़ा हुआ किससे है, कार्बन से ही है, इस कार्बन से हो या इस कार्बन से हो, ठीक है। अब देखते हैं उसके नेक्स्ट, क्योंकि कहा था रूल में कि अगर फर्स्ट एटम जो है एटॉमिक नंबर सेम होगा तो हम सेकेंड एटम के लिए देखेंगे क्या कौन सा है। इसमें जुड़ा हुआ है एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से और एक हाइड्रोजन से। इस पर देखते हैं एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, ठीक है, और ऑलरेडी इस पर ऑलरेडी है ही, सॉरी यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ है आपके तीन कार्बन से, ये जुड़ा हुआ है तीन कार्बन से। उसका नेक्स्ट क्या होगा, उसका नेक्स्ट देखिए जुड़ा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है आपके कार्बन से। यहाँ पे देखिए कार्बन 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 कार्बन, तो हमको नेक्स्ट अप करते जाना है। देखते हैं कि इसका जो अटैचमेंट है वो हाईली कार्बन से है, इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसलिए आपका ये प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, ये फिर ये होगा, इसलिए आपका ये 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये होगा 3 और ये होगा 4। शायद आपको अब समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा और एग्जांपल कवर करते हैं फिर आपको और इजीली क्लियर होगा। क्लियर है? इस पर हम सेट करेंगे तो क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर जो है फोर्थ आपका वर्टिकल पे है, कोई दिक्कत नहीं है, मूव करेंगे 1 2 3, तो इसमें हम मूव कर देंगे 1 2 3, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉक है, मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन वाले। इसको आप लिख लीजिए क्या क्या प्रायोरिटी ऑर्डर्स हैं।
इस तरीके से पॉलीसाइड होगा आपका ये बेंजीन, फिर आपके इथाइलिन, फिर आपके R3C, फिर आपका CH2, फिर ये इसके एग्जांपल देख लेते हैं और फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ये नोट हो गया। चलिए आते हैं हम नंबर इस पे एग्जांपल पे। तो देखते हैं कि आपका हमको दिक्कत होगा इस पे पता है कि आपका ये C11OH है, ये CH2OH है, तो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ये आपका हाई होगा, ये लो होगा। तो अब इनमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा, हम देखते हैं सारे इस ग्रुप को करते हैं एक्सपेंड करते हैं और समझते हैं कि कौन सा बड़ा और छोटा हो सकता है। इसको करते हैं एक्सपेंड पहले। ठीक है, अब हम चारों जो स्ट्रक्चर हैं CHO, CH2OH, ये सबको एक्सपेंड कर दिए हाइपोथेटिकली। तो देखते हैं पहले कि इस केस में पहला CHO है, C जुड़ा हुआ है, फिर C जुड़ा, सब में C जुड़ा हुआ है, C। अब ये हो गया पहला C और C, सब में सेम है। देखते हैं सेकेंड एटम क्या होगा, इसमें जुड़ा हुआ है सेकेंड एटम 2 ऑक्सीजन से। ठीक है, इसमें एक ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन से, एक ऑक्सीजन एक कार्बन, एक ऑक्सीजन एक कार्बन। तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा, नो डाउट, क्लियर। अब आते हैं सेकेंड पे, सेकेंड कौन सा होगा। अब देखते हैं हम इस चीज़ को, और ये तो 4 होगा, लास्ट पता है ये 4 ही होगा क्योंकि जुड़ा है आपके 2 हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। देखते हैं इस पे, इन पे कंपेयर करते हैं। तो पहला टर्म C है, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है आपका O और C, इसमें O और C दोनों सिमिलर है। देखते हैं थर्ड एटम क्या होगा। थर्ड टर्म में आपका ये जो है जुड़ा हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन से, ये कार्बन और कार्बन से, क्योंकि ये जो है आपके कार्बन और कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसको कैसे करते हैं, देखिए ये आपका C है, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, क्लियर। ये जो है कार्बन ऑक्सीजन, फिर कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। इसमें करेंगे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, तो ये आपके C और O जुड़ा है C से, तो ये आपका बड़ा होगा, तो ये होगा आपका नंबर 2, ये होगा नंबर 3। तो इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे। तो सिंपल सा बात है, इसमें आपका 1, 2 और 3। तो क्या होगा नंबरिंग, मूवमेंट क्या होगा 1, 2, 3, क्योंकि आपका फोर्थ वर्टिकल पे ही है। मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉक है, मतलब S। ये हो गया रूल नंबर 4। अब आते हैं हम रूल नंबर 5 की ओर, लास्ट। ये नोट हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ईजी है, थोड़ा सा समझना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। चलिए हो गया, ओके नेक्स्ट। चलिए देखते हैं हम इस पर। इसमें रूल करता है इफ साइक्लिक और एसाइक्लिक ग्रुप एज अटैच्ड, तो भी हम सिंबल इसमें आपका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो एक्सपेंड करना पड़ेगा सारे स्ट्रक्चर को। तो आपका लोएस्ट तो यही होगा, क्लियर है, ये लोएस्ट आपको फोर्थ कर दीजिए। अब 1 क्या होगा, इसमें हम करेंगे तो देखिए इसका क्या होगा, आपका ये कार्बन जो है, कार्बन कार्बन 1, 2 और एक कार्बन इधर 3, इसको चेक करेंगे तो सेम 1, 2, 3 एक्सपेंड कर दीजिए। इसमें चेक करेंगे तो ये कार्बन है आपका ये वाला, तो कार्बन, फिर ये कार्बन कार्बन, तो ये कार्बन और कार्बन, क्लियर है। ठीक है, आपको इसमें देखिए आप, कार्बन है तो कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, इसमें आएंगे तो क्या होगा, ये कार्बन है, फिर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इधर से जाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन। अब देखते हैं इनमें कौन सा बड़ा है। जाहिर सी बात है कि इस पर हम कंपेयर करेंगे, छोटा ही है ये बड़ा है, तो इस पर दोनों कंपेयर करेंगे तो इस पर क्या है, कार्बन ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन कार्बन है। ठीक है, तो ये आपको बड़ा होगा, तो ये आपका नंबर 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा।
मूवमेंट करेंगे 1 2 3 तो क्या होगा, इस तरीके से मूवमेंट होगा। इस तरह से मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, ये एस होगा। तो ये हो गया आपका RNS सिस्टम। ये आपके फिशर प्रोजेक्शन में थे। अब हम सीखेंगे वेजेस और डिसीज में क्या रूल हैं, कैसे हम कर सकते हैं RS प्रोजेक्शन को। इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए। सपोज कोई कंपाउंड ये है, तो एक तो ये आपका इसको जो है ये डिसीज इन वेजेस फॉर्म में है, इसको हमको करना पड़ेगा पहले फिशर प्रोजेक्शन में। एक रूल ये कहता है। सेकंड रूल ये कहता है कि जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी है शुड बी ऑलवेज प्रेजेंट इन द टेसेस बॉन्ड। ठीक है, तो पहला हम रूल फॉलो करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं फिशर प्रोजेक्शन में और देखते हैं क्या इसका होना चाहिए। तो हम करेंगे फिशर प्रोजेक्शन में, देखते हैं इस तरफ से, तो आपका OH राइट साइड पे है, NH2 लेफ्ट साइड पे है। तो उसी तरह से हम इसको मैनेज कर देते हैं। हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कैसे हम इसको वेजेस डिसीज से हम इसको फिशर में करते हैं। उसको आप देखिए ताकि डिटेल समझ सके। जो आपका फुल लाइन पे है वो आपका वर्टिकल लाइन पे होगा, C3 ऊपर H नीचे। जो डिसीज फॉर्म में है अगर हम सामने से देख रहे हैं तो वो राइट साइड पे है तो राइट पे होगा, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट पे होगा। ठीक है, तो अब इस पर क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर आपका ऑक्सीजन सबसे बड़ा है इसलिए ऑक्सीजन को नंबर 1 दे दीजिए, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर आपका कार्बन, 4 होगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें ऑलरेडी वर्टिकल लाइन पे ही हाइड्रोजन है तो कोई इशू नहीं है। आप इसको मूव कराइए 1 2 3, तो ये 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या मूवमेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सॉरी 1 2 3 इस तरीके से। तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ये क्या होगा आपका, ये होगा R फॉर्म। ये हो गया सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड ये है कि सेकेंड ये कहता है कि आपका जो H है, H should be present on, sorry, lowest priority should be present on dases form, dash में ही होगा। ये बहुत इजी वाला मेथड है, इसको हम सिखाते हैं। H should be जो लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर करेंगे, सेट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका 1, ये 2, ये 4 और ये 3। तो डेसेस का रूल कहता है लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर शुड बी प्रेजेंट ऑन डेसेस बॉन्ड, डेसेस बॉन्ड में होना चाहिए। तो उसके लिए आपको डबल इंटरचेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर नहीं है तो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उल्टा है तो आप आंसर लिख दोगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको डबल इंटरचेंज करना ही पड़ेगा। तो पहला इंटरचेंज हम करते हैं, जो लोएस्ट प्रायोरिटी है उसको हम कोशिश करते हैं आपके किस पे, इस डिसेस लाइन पे लाने की। तो हम करेंगे चेंज इन दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि डबल इंटरचेंज करेंगे तो आंसर हमेशा वही आएगा, इसका भी आ रहा था। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच में चेंज करते हैं, इंटरचेंज। क्लियर है, ये हो गया फर्स्ट इंटरचेंज। अब करते हैं सेकेंड इंटरचेंज। ठीक है, तो आपको डेस्क आ गया है, अब कोई भी एक कर लो, कोई भी एक कर लो, आपकी मर्जी। चलिए हम इसको इन दोनों कर लेते हैं इंटरचेंज सेकेंड पे। ठीक, हमने चेंज कर दिया तो अब नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग आपका 1, ये 2 और 3। ठीक है, अब इसको मूव कराइए। क्या है ये आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज तो क्या होगा, ये R है, आया था क्या, आया था। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो आप सेम रूल फॉलो करेंगे या तो आप इस डिसेस वेजेस को आप चेंज कर लीजिए फिशर प्रोजेक्शन पे। नहीं करना है तो आपको ध्यान रखिए कि जो आपका H है, जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाले कंपाउंड्स होंगे हमेशा आपके किस में होंगे, डेसेस वाले बॉन्ड पे। अगर नहीं है तो आपको डबल इंटरचेंज करना पड़ेगा। पहले इंटरचेंज का रूल ये है कि आपको फर्स्ट इंटरचेंज में आपको लोएस्ट प्रायोरिटी वाले कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को आपके डेसेस में लाना होगा। तो पहले चेंज कीजिए उन दोनों के बीच में, डेस और जो भी लोएस्ट प्रायोरिटी है। सेकेंड कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, so these are the basic things about the RNS nomenclature. I think you will enjoy my lecture. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.